बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। फिर एक कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स की हो गई है। और कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का मतलब पता है ना आपको कि हमारे मुल्क के असल हुक्मरान वहां क्या क्या अहम फैसले हुए हैं, क्या बड़ी बातें हो रही हैं। उससे पहले मैं जो आज की दो अहम और खबरें थी उनका जिक्र आपसे करना चाहूंगा। परवेज इलाही और परवेज खटक साहब। परवेज इलाही साहब 9 मई के बाद से जेर अताब आ ही गए। बड़ी ऊंची हवाओं में थे वो तो। वजीर आला और पार्टी का सदर और मुस्तकबिल में सारे ख्वाब देखना और पार्टी हाईजैकिंग, ये सारी चीजें चलते चलते फाइनली वो जेल पहुंच चुके हैं। अच्छा, फिर उनका शोर मचाना कि मुझे 6x6 में रखा है, मैं पंखा नहीं मिल रहा, मुझे एसी नहीं मिल रहा। अदालत में भी जज साहब उनसे स्पेशली पूछ रहे हैं कि जनाब बताएं क्या हालात हैं, कोई सहूलतें मिल गई हैं या नहीं मिल गई हैं। लेकिन मामलात जूं के तूं चले आ रहे हैं। उनकी एक केस में जमानत होती है तो अगले में फिर पकड़े जाते हैं, फिर एक के जमानत होती है फिर एक केस में पकड़े जाते हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई करप्शन का केस है, कोई सड़क बनाने का केस है, कोई गैर कानूनी भर्तियों का केस है। लाइन लगी हुई है केसेस की। और फाइनली जब उनकी जमानत हो गई तो उनको पकड़ लिया गया 3 MPO के तहत। 1 महीने के लिए फिर नजरबंद कर दिया गया। तो परवेज इलाही साहब के लिए गुंजाइश कोई नहीं। रोते हैं, चीखते हैं, शोर मचाते हैं कि यार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो। अदालत में खड़े होकर कहते हैं जिस तरह से इमरान खान की जमानतें हो रही है उस तरह से मेरी भी जमानत कर दें। परवेज इलाही साहब, आप भूल रहे हैं आपका रोल इमरान खान वाला नहीं है। हाँ, आप वहीं से ठीक है, मतलब ताल्लुकात थे आपके, फीड होती थी चीजें, गाइडलाइंस मिलती थी, आप उन पर चलते भी थे। तो जब तक आपने फरमाबरदारी की तो आपने सब कुछ पाया, सारी मंजिलें तय करते रहे। वजीर आला बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, स्पीकर तो बन ही जाते थे, फिर स्पीकर बने, फिर वजीर आला बने। ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन ये तब तक था जब आपने आदाब फर्जंदी सीखे हुए थे। जब आप वो भूल गए और जब आपने डबल गेम करने की कोशिश की, या जब आपने वो जो है ना धोखा दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में ना, मतलब अपनी कमिटमेंट्स करके और पूरी नहीं की और उनसे भाग गए, तो फिर सजा तो मिलनी थी। अच्छा, जो ज्यादा दोस्तियां होती है ना, जहां बड़े मान होते हैं वहां फिर नाराजगियां भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को आप पर मान होता है ना कि यार ये तो अपना बंदा है, इन्हें तो जो कहेंगे कर लेंगे। और फिर जिन लोगों ने आप पर बहुत ज्यादा एहसानात किए हों, जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हो, कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब रोते रहे हमेशा कि इमरान नवाज शरीफ साहब जो है हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं देते। शायद पता नहीं वो ड्यू शेयर कैसे समझते थे। बहरहाल उन्हें फिर शेयर ज्यादा मिला और मिलने के बाद अपने बेटे के हाथों या खुद से अपनी लालच में, जैसे भी वो, वैसे मुद्दा सारा बेटे पर डालते हैं। और किसी हद तक बात ठीक भी है। मुख्तलिफ औकात में वो इस नाराजगी का इजहार भी करते रहे हैं। मैंने एक मरतबा आपसे जिक्र किया था कि जब वो वजीर आला थे पंजाब के अभी लास्ट उसमें, तो एक दिन उन्होंने बड़ा ऊंचा ऊंचा मोहन सलाई को डांटा, तो बाहर बरामदे में खड़े हुए लोग वो सब परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। इतनी ऊंची आवाज में उन्हें झाड़ पड़ रही थी मोहन सलाई को। मोहन सलाई साहब सुकून से जाके स्पेन में बैठे हुए हैं, ठंडी हवाएं ले रहे हैं। वैसे तो स्पेन में बहुत ज्यादा ठंड वाला सीन नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन बार वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। और अब्बा जी जेल में है और वो कभी कभार ट्वीट कर देते हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में। तो ठीक है, लगे नहीं मुन्ना भाई, बल्कि मुनस भाई आप लगे नहीं। अब्बा जी का क्या है, इस उम्र में आके थोड़ी ख्वारी हो गई है, थोड़ी जेल काट ली है, रो धो लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें। तो मुनस भाई को भी पता है कि मैं आ गया तो अच्छा, वैसे ये भी एक और बात है, हम कह तो देते हैं मुनस लाई उनको नहीं कर रहे, वापस नहीं आ रहे। मुनस लाई वापस आके क्या करेंगे? सिर्फ एक की बजाय दो हो जाएंगे इकट्ठे बैठकर, और दो दिल जले खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों इकट्ठे बैठ के बातें कर लिया करें, लेकिन फिलहाल वो नहीं आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर थी परवेज खटक साहब की। परवेज खटक साहब भी इमरान खान साहब के बड़े बड़े हीरोज में से एक थे, जिन्हें पहले दौरे हुकूमत में, जब उन्हें सिर्फ एक हुकूमत मिली थी केपी की, तब उन्होंने वजीर आला बनाया। बाद में उन्हें लगा कि नहीं, परवेज लाई के ना वो सॉरी परवेज खटक के अपने ताल्लुकात जरा ऊपर ज्यादा है, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा उन्हें वजारत आला उनसे ले ली। लेकिन बारह वो वफाकी वजीर भी रहे, पार्टी के बड़े अहम रुकन, बड़े अहम रहनुमा थे। लेकिन फाइनली 9 मई के बाद जब वो डूबती कश्ती से जिस तरह से लोग भागते हैं, तो उन्होंने भी वो जब्त कर दिया है और वो पार्टी छोड़ने का, बाकायदा छोड़ने का तो पहले ही पता था सबको, लेकिन ये डिसीजन नहीं हो रहा था या ये अनाउंस नहीं हो रहा था कि उनका अगला लाहे अमल क्या होगा।
तो उन्होंने वो अगला लाहे अमल बता दिया है कि अब वो अपनी एक अलग पार्टी अनाउंस कर चुके हैं और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। तो पीपल्स पार्टी की भी एक दफा पार्लियामेंटेरियंस बनी थी, लेकिन वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की आशीर्वाद से, उनकी मर्जी से बनी थी, क्योंकि पाबंदी लग गई थी तो उन्होंने एक नई पार्टी बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पीपीपीपी एक चौथा पी ऐड करके वो कर दी थी। यहां पर किया कि इमरान खान साहब उसके हक में ज़ाहिर नहीं होंगे, उन्हें बड़ी परेशानी भी हो रही है, वो उसके हवाले से फिर कुछ अजीबो गरीब सी बातें भी करते हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो जो मजहबी टच देते हैं जैसा उसको हम रहने देते हैं। लेकिन बहरहाल उनके लिए एक जो है ना शॉकिंग न्यूज़ समझ लें, वो इसलिए कि केपी में अभी तक उनका ख्याल था कि केपी उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड होगा और वो आराम से केपी में दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन परवेज खटक साहब ने कोई 57 लोगों का ऐलान किया कि उनके साथ है। अगरचे वो थोड़ा सा नजर आएगा कुछ दिनों में, अगले चंद दिनों में, कि कुछ लोग इनमें से स्किप कर जाएंगे, नहीं आएंगे उनके साथ। परवेज खटक साहब ने अपने हिसाब से एक लिस्ट जारी कर दी है या बता दिया है, इनमें से कुछ लोग नहीं भी आएंगे, लेकिन बहरहाल काफी सारे लोग आ जाएंगे। तो वो जो इलेक्टेबल्स की सियासत है जो कि हर जगह होती है, सिवाय कुछ सीटें या कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जहां इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही होती है, जब इतने सारे लोग चले जाएंगे तो वोटों की डिवीजन होगी, पीटीआई के वोट टूटेंगे ना, कुछ आजाद लोग लड़ रहे होंगे, कुछ खटक साहब के साथ मिलकर लड़ रहे होंगे, पंजाब में कुछ अलीम खान साहब के साथ होंगे, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब उनके साथ होंगे। तो ये पीटीआई को बहरहाल नुकसान होगा जब भी इलेक्शन होंगे, वो कब होने हैं ये एक अलग इशू है, लेकिन वो जब भी इलेक्शन होंगे उसमें पीटीआई को नुकसान होगा कि उनका वोट बैंक टूट जाएगा। और जाहिर है एंटी नून लीग और एंटी पीपल्स पार्टी जो वोट इमरान खान साहब ने इकट्ठा किया हुआ था बड़ा सारा, वो जब स्कैटर्ड होगा तो फिर बाकी दोनों पार्टीज को एज मिलेगा। और खान साहब चूंकि खुद मौजूद भी नहीं होंगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके केसेस भी तो अपने अल्टीमेट वो क्या कहते हैं हतमी मराहिल की तरफ जा रहे हैं ना, जिसमें उनको सजाएं होनी है, उन्होंने ना अहल होना है, और उन्हें भी पता है, उन्हें खुद उनकी पार्टी के सब लोगों को पता है इस बात का। तो वो जब खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे और मेन उनके कोई इलेक्टेबल्स भी नहीं होंगे, और बल्कि शायद बहुत सारे हलकों में उनके पास कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे, तो जाहिर है फिर वो बददिली के साथ और हाफ हार्टेडली नीम वो रजामंदी, या नीम रजामंदी तो ना कहें, मतलब ठीक है, लोग खुश नहीं होंगे ऐसी सिचुएशन से जब खान साहब के बगैर होंगे, तो उसमें पीटीआई को कोई अच्छा शेयर मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी। और यही शायद गेम है जिस पे वो रोते हैं, शोर मचाते हैं कि मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे -1 फॉर्मूला है, माइनस इमरान खान। तो वो -1 माइनस इमरान खान की एलिमिनेशन पॉलिटिकल सीन से, ये सारी चीजें हो रही हैं और बड़ा ओपनली हमारे सामने हो रही हैं, और ऐसे ही होगा, ये कोई नई चीज नहीं है। हमें वो 90s का अर्ली वाला दौर याद है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के झगड़े होते थे, एक पार्टी की हुकूमत जब टूटती थी तो वो बिल्कुल ऐसे आउट हो जाती थी, दूसरी आ जाती थी, फिर जब उनकी छुट्टी होती थी तो फिर वो आ जाते थे, इस तरह से चल रहा था। तो इमरान खान साहब जो तीसरी फोर्स बनकर आए थे अपनी तरफ से, क्योंकि वो ज़ाहिर अकेले तो ना कि वो तो सारे बाजवा साहब, फैज साहब, जहीरुल इस्लाम साहब, राहिल शरीफ साहब और ऑनवर्ड्स क्यानी साहब, पाशा साहब, ये सारे साहब जो थे ये इमरान खान साहब के साथ थे। तो उन सब ने मिलकर जो ये पौधा लगाया था, जो अब एक बड़ा तनावर दरख्त बनकर सिर्फ फर्क यह है कि वो छांव देने वाले दरख्त की बजाय कांटों का दरख्त है, और वो दरख्त लगाने वालों को भी अब वो भुगतने पड़ रहे हैं वो कांटे, वो उनके भी लिबास को तार तार कर रहे हैं वही कांटे। तो लेकिन खैर उन्होंने चूंकि पहले नहीं सोचा था तो ये कुछ होना ही था, लेकिन अब वो सोच रहे हैं। अब उनके सोचने का हम बार बार देखते हैं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहले मेरे ख्याल मई में हुई थी, 9 मई के वाक़े के बाद 15 मई को भी एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर 7 जून को फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, फिर जून में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल्स और इस तरह से ऑफिसर्स को फारिग कर दिया गया, और इतने लोगों के उसके बच्चे, उनकी बेगमात और फलां को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई, मतलब बहुत सारा काम हुआ इस हवाले से। असल जो टर्निंग पॉइंट आया वो 9 मई का आया है। तो 9 मई के बाद जो चीज़ें हो रही थी उसका आज भी एक प्रेस वो हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अच्छा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वैसे तो बज़ाहिर दुनिया के किसी मुल्क में हो तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि फौजी जो उनकी टॉप कमान होती है वो मिलकर बैठते हैं और फौजी तैयारियों और दिफा और हमसायों के साथ ताल्लुकात
बॉर्डर इश्यूज, इस तरह की चीज़ों पे प्रॉब्लम वो डिस्कस करते होंगे। हमारे यहाँ ज़रा डिफरेंट केस है, क्योंकि हमारी फौज बराह रास्त हमारा मुल्क चलाने में इन्वॉल्व है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे वजीर आज़म बार बार ऐलान करते हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इकोनॉमी के हवाले से, ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर की वजह से हो रहा है। ठीक है, ग्रेट। मतलब अगर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ये बता रहे हैं तो ज़ाहिर इंफॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो वजीर आज़म के पास मौजूद है, और वो तो खुद बतौर वजीर आज़म चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो उनकी टीम, उनकी फौज अगर उनके लिए इतना काम कर रही है कि ये $2 अरब वहां से आए हैं सऊदी अरब से, तो ये प्योरली जनरल आसिम मुनीर की वजह से आए हैं, यूएई से आ रहे हैं, वो IMF से आए हैं, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो अगर फौज कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो अपना मुल्क चलाना है, हमें अपनी इकॉनमी चलानी है। तो अगर वजीर आज़म साहब भी हमें ये बता रहे हैं कि फौज चला रही है तो हम दिलो जान से खुश हैं, बड़ी खुशी की बात है। मुल्क तो चल रहा है ना यार, कम से कम। अच्छा, लेकिन उसमें जब इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है तो ज़ाहिर बहुत सारे फैसले होते होंगे। अभी उनकी डिटेल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अनाउंस्ड है वो ये है कि फौज जो है वो इस हुकूमत को मईशत के मैदान में हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार है, भरपूर उनकी मावनत की जाएगी या उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये जो हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, IMF से आ नहीं रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हुई हैं। अगर इसमें फौज ने ही मेजर रोल प्ले किया है तो डेफिनेटली वो आगे भी चलाने का कुछ प्लान रखते होंगे। और आप ये देख लें कि वो जो हमारा है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है, वो ज़ाहिर फौज का एक प्लान है, एक मंसूबा है इस मुल्क की इकोनॉमी को लेकर चलने का। तो डेफिनेटली वो ही लेकर चलेंगे, और वो कैसे लेकर चलते हैं उसमें फिर हुकूमत का मसला ये है कि एक तरफ तो इतनी तारीफें कर देते हैं, दूसरी तरफ फिर परेशान हो जाते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर आपको पता है कि क्या होने जा रहा है। हम तो पिछले 2-3 माह से शोर मचा ही रहे हैं कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे इतनी जल्दी। अब हुकूमत को भी डर लगने लग गया। मैंने कल भी अपनी वीडियो में आपसे जिक्र किया था, हुकूमती जो रवैया सामने आ रहा है, उनके जो बयानात आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि उन्हें भी डर लग रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं होने। तो लेकिन क्या हुकूमत तैयार है, हुकूमत नून लीग तैयार है कि वो इलेक्शन में जा सकते हैं? आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि वो तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की वापसी अभी तक नहीं हो पा रही है, और अभी करीब करीब कोई ऐसा प्लान भी नजर आने वाला प्लान नहीं है। खुफिया प्लान हो, अचानक ये वीडियो आप देख रहे हो, घंटे बाद पता चले कि वो वहां से टेक ऑफ किया और लाहौर आ रहे हैं, तो एक अलग बात है। ऐसी अभी तक कोई बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी अपना प्लान बना सकते हैं, लेकिन जो मौजूद या दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक अभी उनका पाकिस्तान आने का कोई प्लान नहीं है। जो अर्लीस्ट डेट आ रही है वो 16 सितंबर के बाद की है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रुखसती के बाद। तो उसके बाद वो कब आएंगे, वो मुकदमात के हवाले से कितनी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कितनी जल्दी हो जाएंगी, कितनी जल्दी वो लैंड कर सकेंगे, फिर इलेक्शन की तैयारी क्या करनी है, ये सारा एक लंबी गेम है। तो अक्टूबर नवंबर वाले इलेक्शन मुश्किल नज़र आ रहे हैं। हाँ, वो बननी है, निगरान हुकूमत बननी है। तो निगरान हुकूमत के लिए क्या काम हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगली वीडियो में फिर करूंगा। अभी सिर्फ ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से इतना ही कहूँगा कि हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि चीज़ें हम बेहतरी की तरफ चल पड़े। और वज़ीर आज़म साहब से भी दरखास्त ये है कि जब चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं, उनके बकौल जब इतने सारे पैसे आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइड पर चल रही हैं, तो कुछ थोड़ा सा बेहतर करें, चीज़ों को लोगों के लिए आसान बनाए। सिर्फ टैक्स लगा लगा के नहीं करना। मतलब वो बिजली के बिल जो है उसमें पीक आवर्स का टाइम जो था, वो शाम का टाइम, शाम से रात तक का टाइम जो है, वो उसमें 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। यार मतलब ये सारा बोझ हम पे ना डालें, कोई और तरीका ढूंढें। वो जो इतनी ढेर सारी सब्सिडीज दी हुई हैं, वो जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए हुए हैं, और जो नई नई चीजें बन रही होती हैं कि कभी जिम खानास बन रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, उन चीजों को कंट्रोल करें। ये जो बेशुमार धड़ाधड़ गाड़ियां आप महंगी खरीदते हैं, उनको थोड़ा सा कम करें, उन चीजों पे करें। लोगों पर, आवाम पर बोझ डालकर उन्हीं से सारा उनका तेल निकालने की कोशिश ना करें। हाँ, ढूंढे तेल, कहीं समंदर से निकल आए, कहीं पहाड़ों से निकल आए, कहीं रेगिस्तान से निकल आए, वो ढूंढ लें। अवाम का तेल निकालने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की भलाई के लिए कुछ कर सकें। शुक्रिया।